हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 2 मियां नसीरुद्दीन। और मियां नसीरुद्दीन की लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेखिका कहती हैं, साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो। साहबों उन्होंने कहा है पाठकों को। और फिर वो आगे कहती हैं कि उस दिन अपन यानी कि मैं मटिया महल की तरफ से, यानी कि दिल्ली में एक जगह है मटिया महल। वो कहती हैं कि अगर मटिया महल की तरफ से अगर ना जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हज़ारों हज़ार मसीहों के धूम धड़क्के, यानी ऐसे लोग जो राजनीति में एक्सपर्ट हैं, साहित्य में एक्सपर्ट हैं और कला में एक्सपर्ट है, ऐसे हज़ारों लोग जिन्हें मसीहा कहा जाता है। मसीहा क्यों कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है गॉड के भेजे हुए दूत को, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि एक फरिश्ता की तरह हो, जिससे बहुत ज़्यादा सीख मिलता हो या फिर वो हेल्पफुल हो। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है मसीहा। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि अगर वो मटिया महल की तरफ से नहीं होकर जाती तो राजनीति, साहित्य और कला में जितने सारे लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है उसमें, तो ऐसे लोगों के धूम धड़क्के में, यानी कि भीड़ भाड़ में, ऐसे लोगों के ग्रुप में नान बाइयों के मसीहा, नान बाई कहा जाता है रोटी बनाने वाले को, यानी कि तरह तरह की रोटियां बनाने वाले को नान बाई कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते। अब मियां नसीरुद्दीन कौन थे? यहाँ पर इस बात से साबित होता है कि वो तरह तरह की रोटियां बनाने वाले व्यक्ति थे। तो वो कहती हैं कि अगर वहाँ से ना गुजरते तो उन्हें कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज़ का, यानी कि वो जिस तरीके से बात कर रहे थे तो उनका एक अंदाज़ अलग था। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि अगर उनसे बात नहीं होती, अगर उन्हें नहीं पहचानते, बात नहीं होती, तो वो जिस मसीही अंदाज़ में बात कर रहे थे तो उनका मज़ा किस तरह उठाते। ओके, फिर आगे वो कहती हैं, हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल की गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। वो सुनाती हैं आगे की कहानी, आगे का वाक़या सुनाती हैं और कहती हैं कि हुआ ये था कि एक दोपहर जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के, यानी कि जामा मस्जिद के साइड में जो मटिया महल जगह है वहाँ पर गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। गढ़िया मोहल्ले, यानी उस मोहल्ले का नाम क्या था? गढ़िया। फिर वो उधर से जाती हैं। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। फिर वो कहती हैं कि जैसे ही वो उस ओर से जा रही थीं तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मामूली सी दुकान है और वो दुकान अंधेरी है। ज़्यादा अंधेरी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अंधेरी अंधेरी सी दुकान थी। तो ऐसी अंधेरी दुकान पर बहुत सारे आटे को उन्होंने सनते हुए देखा, यानी कि आटे का जो डो बनाते हैं वैसा उन्होंने देखा कि आटा को गूंदा जा रहा है। तो वो देखकर वो ठिठक गई, यानी कि वो थोड़ी सी रुक गई, यानी वो रुक जाती हैं। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। फिर उन्होंने सोचा कि इतना सारा आटा सन रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि सेवइयों की तैयारी होगी, ईद में सेवइयाँ मिलती हैं। तो उन्होंने सोचा कि सेवइयाँ बनाने के लिए ही तैयारी हो रही होगी। पर पूछने पर मालूम हुआ ख़ानदानी नान बाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। लेकिन जब उन्होंने मालूम किया, उन्होंने पूछा तो उन्हें पता चला कि ख़ानदानी नान बाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं, यानी कि उस दुकान के मालिक कौन है? मियां नसीरुद्दीन है। और वो तरह तरह की रोटियां बनाते हैं और उनका ये पेशा ख़ानदानी है, यानी उनके पूर्वज भी शुरू से ही तरह तरह की रोटियां बनाते हुए ही आए हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। अब मियां नसीरुद्दीन किस लिए मशहूर है? क्योंकि वो 56 तरह की रोटियां बनाना जानते हैं, इसलिए वो मशहूर है। लेखिका आगे कहती हैं, हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। यानी जब
लेखिका जी अंदर झाँकती हैं दुकान के, तो वो देखती हैं कि मियाँ जो थे, मियाँ नसीरुद्दीन जो थे, वो चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी का मज़ा ले रहे थे, यानी कि बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब एज हो जाती है तो चेहरे की जो दाढ़ी है, मूछें हैं, वो क्या हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है, सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो एज हो जाने से सर के बाल सफ़ेद हो गए थे, दाढ़ी मूछ सफ़ेद हो गई थी। आँखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मंचे हुए कारीगर के तेवर थे। आँखों में काइयाँ भोलापन, यहाँ पर काइयाँ भोलापन का मतलब था कि आँखों में जो काइयाँ का मतलब होता है धूर्त यानी चालाक, और भोलापन यानी उनकी आँखों में चालाकी थी, लेकिन चालाकी भी कैसी थी, भोलापन लिए हुई थी। और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे। मंजे हुए का मतलब होता है एक्सपीरियंस वाला, ठीक है। तो उनके जो फोरहेड थे उनके ऊपर तेवर थे, किसके तेवर थे, कारीगर के तेवर थे। यानी जो कारीगर होते हैं तो उनका अपना अलग ही एक अंदाज़ होता है, तो इस तरह से वो थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, बोला फरमाइए। और जैसे ही कृष्णा सोबती जी ने उनकी ओर देखा तो वो मियाँ नसीरुद्दीन ने उन्हें ग्राहक समझा, यानी कि कस्टमर समझा। और फिर उन्होंने नज़र उठाकर देखा कृष्णा सोबती जी को और उन्होंने पूछा कि फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। कृष्णा सोबती जी के अंदर हेसिटेशन था, वो झिझकते हुए कहती हैं कि आपसे एक सवाल पूछना था, अगर आपके पास वक्त हो तो। फिर वो आगे कहने ही वाली थी तो मियाँ नसीरुद्दीन जो थे वो मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हज़ारी अंदाज से सिर हिलाया। यानी मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हज़ारी अंदाज से, यानी कि जैसे बड़े सैनिक जो होते हैं वो जिस अंदाज से अपना सर हिलाते हैं, उसी अंदाज से मियाँ नसीरुद्दीन ने अपना सर हिलाया और कहा, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। उन्होंने कहा कि वक्त तो निकाल लेंगे थोड़ा सा, लेकिन ये तो बताइए कि आखिर आपको पूछना क्या है। फिर वो घूर कर कृष्णा सोबती की तरफ देखते हैं और अपने सेंटेंस में ही और वो सेंटेंस कहते हैं, यानी कि अपने ही वाक्यों में फिर वो और वाक्य जोड़कर कहते हैं, मियाँ कहीं अखबारन वीस तो नहीं हो, यानी कि पत्रकार तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है, यानी कि जो पत्रकार हैं उनकी ये शरारत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि क्या आप पत्रकार तो नहीं हो। पत्रकार जो होते हैं वो निठल्ले होते हैं, यानी न्यूज़पेपर बनाने वाले और न्यूज़पेपर पढ़ने वाले दोनों को ही वो बेकार समझते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, हाँ कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है, यानी कि जो आदमी काम करता है, काम में बिज़ी रहता है, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, न्यूज़पेपर से कोई मतलब नहीं है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए। फिर वो आगे कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पर आने की आपने कष्ट उठाई है, तकलीफ़ उठाई है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। कृष्णा सोबती जी पूछती हैं, पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया, यानी तरह तरह की रोटी पकाने की जो शिक्षा है वो आपने कहाँ से लिया, कहाँ से मिला। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। आंखों के कंचे मतलब जो हमारी आंखें होती हैं उनके अंदर जो ब्लैक कलर का सर्कल होता है उसे कहा गया है आंखों के कंचे। एक्चुअली में कंचे कहा जाता है शीशे की गोलियों को, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मियाँ नसरुद्दीन ने जैसे ही क्वेश्चन को सुना उन्होंने अपनी आंखें फेर दिए, यानी कि कृष्णा सोबती की तरफ उन्होंने देखा, फिर तरेर कर बोले, यानी अपने भौं को उन्होंने तनकर कहा, क्या मतलब, यानी क्या मतलब है, पूछिए साहब, यानी लो कर लो बात, लो पूछो साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा, यानी कि नान भाई यानी रोटियां बनाने वाले क्या शिक्षा लेने कहीं और जाएगा या नगीना साज के पास जाएगा। नगीना साज का मतलब क्या होता है कि जो स्टोन का जो काम करते हैं उन्हें कहा जाता है नगीना साज, यानी जो तरह तरह की कॉस्टली जो जेम्स पाए जाते हैं, स्टोन पाए जाते हैं, उन्हें ही कहा जाता है नगीना साज। फिर वो कहते हैं कि क्या वो सीखने के लिए आयना साज के पास जाएगा, क्या वो मीना साज के पास जाएगा। मीना साज का मतलब होता है जो नक्काशी करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं क्या वो इल्म सीखने मीना साज के पास जाएगा या रफूगर के पास जाएगा, यानी कि जो फटे और पुराने कपड़े होते हैं सिलने का काम करते हैं तो दर्जी कहा जाता है उन्हें। तो
उन्होंने कहा कि क्या इल्म सीखने किसी दर्जी के पास जाएगा या रंगरेज यानी कपड़ों को रंगने वाले के पास जाएगा, या तेली तंबोली से सीखने जाएगा यानी तेल या पान बेचने वाले के पास जाएगा सीखने के लिए। क्या फरमा दिया साहब, यानी आपने क्या कह दिया, ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा, यानी ये तो हमारे पूर्वज शुरू से ही करते आ रहे हैं। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। फिर वो आगे कहते हैं कि हाँ, अगर शिक्षा की बात अगर पूछते हैं तो जो कुछ भी हमने सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। वालिद कहते हैं फ़ादर को और उस्ताद कहते हैं टीचर को। तो यहाँ मियाँ नसीरुद्दीन ने अपने फ़ादर को ही अपना टीचर कहा है और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी सीखा है हमने वो अपने फ़ादर टीचर से ही सीखा है। मतलब ये कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। वो कहते हैं कि मतलब ये है कि हम तो घर से ही नहीं निकले हैं, जो भी हमने सीखा है वो अपने घर वालों से ही सीखा है। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं कि हम तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, जो कुछ भी हमने सीखा है घर ही से सीखा है। अगर बाहर निकलते तो कोई और पेशा सीखते, लेकिन हमने तो कोई और पेशा सीखा ही नहीं, यही एक पेशा सीखा है जो कि हमारे ख़ानदान में शुरू से ही हमारे पूर्वज करते आए हैं। फिर वो आगे कहते हैं जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, यानी हमारे बाप दादा का जो हुनर था, हुनर कौन सा था, रोटियां बनाने वाली हुनर थी, यानी तरह तरह की रोटियां बनाने वाली हुनर थी, तो वही उनसे पाया। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर, यानी वालिद मरहूम, वालिद का मतलब होता है फ़ादर और मरहूम का मतलब होता है जो जिनका डेथ हो चुका होता है। तो वो उन्होंने कहा कि हमारे वालिद जो हैं वो जो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके डेथ हो जाने के बाद मैं उन्हीं के स्थान पर आकर बैठ गया, यानी कि उनका पेशा मैंने अपना लिया, उनके काम को मैंने अपना लिया। आपके वालिद, फिर कृष्णा सोबती जी आगे कहती हैं कि आपके वालिद, यानी कि वो उनके फ़ादर के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी और उन्होंने कहा कि आपके वालिद, इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। तो जैसे ही कृष्णा सोबती जी उनसे क्वेश्चन करती हैं आपके वालिद, तो उन्होंने देखा कि मियाँ नसरुद्दीन की आंखें, यानी जो उनकी आंखें हैं वो ऐसा लगा जैसे कि वो किसी यादों में वो गुम हो गई, वो कुछ पुरानी बातें उन्हें याद आ गई और उन्हीं में वो गुम हो गए, लगा कि किसी गहरी सोच में है। फिर वो अपना सर हिलाते हैं और क्या आंखों के आगे चेहरा ज़िंदा हो गया, ये कृष्णा सोबती जी सोच रही हैं कि क्या उनके आंखों के आगे जो उनके पुरानी बातें हैं वो ज़िंदा हो गई। यहाँ पर आंखों के आगे चेहरा, किसका चेहरा, उनके पिताजी का चेहरा, उनके फादर का चेहरा, ये कृष्णा सोबती जी सोच रही हैं। क्या उनकी आंखों के आगे उनके पिता का चेहरा ज़िंदा हो गया। मियाँ नसरुद्दीन ने आगे कहा, हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान बाई मियाँ कल्लन। फिर मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कृष्णा सोबती जी से कि हाँ, हमारे वालिद साहिब बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा मशहूर थे और उनका नाम था मियाँ बरकत शाही नान बाई गढ़िया वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मियाँ जो वर्ड है वो एक तरह का जो बोली होती है उसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है हमेशा, जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं तो क्या गुरु, हाँ गुरु, इस तरह से। इंग्लिश में बात करें तो हाँ सर, हाँ मैडम, इस तरह से। तो उस वक्त जो मियाँ वर्ड है वो हर किसी के लिए यूज़ किया जाता था, तब से ये वर्ड एक बोली के रूप में प्रचलित हो गया। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि उनके वालिद का नाम क्या था, उनके वालिद का नाम था मियाँ बरकत शाही, उनके वालिद का नाम था, और नान बाई गढ़िया वाले अलग से उनके नाम के साथ जोड़ा गया था। नान बाई का मतलब है कि तरह तरह की रोटियां बनाने वाला, और गढ़िया वाले यहाँ इसका मतलब है कि वो किस जगह से आते थे, गढ़िया नाम के मोहल्ले से आते थे, इसलिए उनके नाम के बाद गढ़िया वाला लग चुका था। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नान बाई मियाँ कल्लन, और उनके पिताजी के पिता यानी कि मियाँ नसीरुद्दीन के दादा का नाम था आला नान बाई मियाँ कल्लन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है। आगे लिखा है, आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो, कोई सीख याद हो। तो कृष्णा सोबती जी उनसे क्वेश्चन करती हैं कि आपको अपने फादर और अपने दादा, इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत, कोई सीख याद हो।
तो वो कहते हैं नसीहत काहे की मियाँ, यानी कि कोई सीख की उस किस लिए, काम करने से आता है नसीहतों से नहीं, यानी जब काम किया जाता है तभी काम करने आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, यानी फिर बाद में वो अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए अपने सेंटेंस में उन्होंने लास्ट में हाँ ऐड किया, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मुझे बेवकूफ़ मत समझना, हाँ, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। ओके, तो लास्ट में हाँ को ऐड करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हम में से ज़्यादातर ऐसे करते हैं। तो इसी तरह से मियाँ नसीरुद्दीन ने भी अपने सेंटेंस में हाँ वर्ड को ऐड किया। ओके, कृष्णा सोबती जी फिर आगे कहती हैं बजा फरमाया है, यानी कि सही बात आपने कही है, पर ये तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, कृष्णा सोबती जी ने फिर जब उनसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो उन्होंने भट्टी की तरफ, जिस भट्टी में रोटियां पकाई जाती हैं उस तरफ इशारा करके उन्होंने पूछा कि इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, यानी कि आपने जो ये पेशा अपनाया है तो इस पेशे में, इस काम में आप जब लगे थे तो उस वक्त आपके फादर साहब ने कुछ सीख के तौर पर, कुछ शिक्षा के तौर पर आपसे तो कुछ कहा ही होगा। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे। किसके कस खींचे? सिगरेट के, यानी कि जो बीड़ी होती है उनके कस खींचे। फिर गला साफ़ किया और फिर वो गला साफ़ किया उन्होंने, जैसे खखार कर गला साफ़ किया जाता है, तो उन्होंने गला साफ़ किया और बड़े अंदाज से बोले और बहुत फ़ख्र वाले अंदाज से उन्होंने कहा, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। नसीरुद्दीन फिर आगे कहते हैं कि अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो मैं बता देता हूँ आपको। आप जानते हो, जब बच्चा किसी उस्ताद यानी टीचर के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, यानी कि टीचर कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। तो यहाँ पर अलिफ, बे, जीम जो है वो फ़ारसी के वर्ड्स हैं। ओके, इस बीच उस्ताद ज़ोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते उस्ताद जो है वो एक हाथ सिर पर धरता है, यानी कि कुछ गलती होने पर वो उन्हें एक थप्पड़ लगाते हैं या फिर थोड़ा सा उन्हें समझाने के लिए उनके हाथ पर सिर मारते हैं, सिर धरते हैं। तो शागिर्द, और तभी शागिर्द मतलब जो स्टूडेंट है, तभी वो चुपचाप परवान करता है, यानी उन्नति की तरफ बढ़ता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, फिर वो आगे कहते हैं समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी होती है और दूसरी। इतना ही कहते कहते बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली। वो कह ही रहे थे कि मियाँ नसरुद्दीन की नज़र मीर साहिब पर पड़ती है और अपनी बात को बीच में छोड़ करके ही वो मीर साहब को आवाज़ दे डालते हैं। वो मीर साहब से कहते हैं, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? उन्होंने मीर साहब से कहा, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, यानी आप तो सुबह में नहीं आए, पर क्यों नहीं आए? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। तो मीर साहब ने जवाब में उनसे कहा कि मियाँ अभी लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? फिर कृष्णा सोबती जी उनसे फिर आगे बोलती हैं कि आप दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुकरात एक पर्सन थे। ओके, तो इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया जैसे कि वो सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा, फिर वो आगे कहते हैं कि हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, तो सुनिए वो कैसी पढ़ाई होती है। अगर बच्चे को मदरसा भेजा जाता है तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वो पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। फिर नसीरुद्दीन जी आगे कहते हैं कि अगर बच्चे को मदरसा भेजा जाता है, स्कूल को फ़ारसी में मदरसा कहा जाता है। ओके, तो वो कहते हैं कि अगर बच्चे को मदरसा भेजा
तो अगर वो कच्ची में ना बैठा यानी कि कोई एक क्लास में नहीं बैठा, ना बैठा वो पक्की में यानी कि ना वो दूसरी क्लास में बैठा, ना दूसरी में यानी जो दूसरा जो क्लास होता है ना उसमें बैठा, और जा बैठा तीसरी में यानी कि जब वो किसी और क्लास में जाकर बैठ जाता है, तो हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ। यानी कि जैसे हम लोग नर्सरी, एलकेजी इस तरह से पढ़ते हैं ना, तो वो आगे कहते हैं कि जब बच्चा वो सब क्लास पढ़ा ही नहीं और जाकर के तीसरी क्लास में बैठ जाएगा, तो हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, यानी उससे पहले वाले जो क्लास थे उनका क्या हुआ। ओके। फिर वो आगे कहते हैं, अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वो हम ही पर दागते रहे। कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि मेरा ये ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई जो थे वो अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, यानी जो वो पूछ रही हैं उनका वो जवाब देंगे, लेकिन वो उल्टा उन्हीं के ऊपर अपने क्वेश्चन को कर रहे थे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। या नसीरुद्दीन उल्टा कृष्णा सोबती से पूछते हैं कि आप ही बताइए कि वो 2-3 क्लास का हुआ क्या। जमात का मतलब क्लास होता है। ओके। ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि ये बात तो मेरी समझ के बाहर है, मैं इन बातों को नहीं समझ पाती। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए, और उनकी बातों से शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते, चूँकि मियाँ नसीरुद्दीन के दादा का नाम था शाही नानबाई मियाँ कल्लन, तो इसलिए यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने डायरेक्ट उनके दादा का नाम लेते हुए कहा कि शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते जो कि मियाँ नसीरुद्दीन है, वो अपने बचे खुचे दांतों, यानी उनका कई दांत गिर चुका था, तो जो कुछ भी दांत थे उनके, तो वैसे ही वो खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। नसीरुद्दीन आगे कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने कहा, क्या इससे कोई बात समझ में नहीं आई? लो साहिबो, अभी मैं अपनी बात को समझा देता हूँ, अभी साफ हुआ जाता है, यानी अभी मैं अपनी बातों को आपको समझा देता हूँ, ज़रा सी देर को मान लीजिए, यानी थोड़ी देर, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी देर मान जाइए। फिर वो आगे कहते हैं कि हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, यानी कि बर्तन कैसे धोया जाता है ये नहीं सीखते। भट्टी बनाना यानी जो चूल्हा होता है अगर उसे बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना अगर ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? यानी यहाँ पर नसीरुद्दीन जी कह रहे हैं कि अगर मैं नानबाई यानी रोटी बनाने के हुनर से पहले दूसरे हुनर को अगर नहीं सीखता, तो क्या मैं रोटी बनाने का हुनर सीखता? ओके। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, और मियाँ नसीरुद्दीन ने जैसी अपने बातों को कहा, फिर वो कृष्णा सोबती जी की तरफ वो देखते हैं जैसे कि वो उल्टा उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि अगर ये सारे हुनर अगर नहीं सीखता, तो क्या नानबाई यानी रोटियां बनाने का हुनर वो सीख पाते? और नसीरुद्दीन ने इस तरह से उनसे कहा जैसे मानो कि वो कृष्णा सोबती जी से ही जवाब पाना चाहते हों। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, बहुत ही एक्सपीरियंस अंदाज में उन्होंने कहा, कहने का मतलब साहिब ये कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है साहब कि जो शिक्षा होती है उसकी शिक्षा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब माना। फिर कृष्णा सोबती जी उनकी बातों को सुनकर कहती हैं कि हाँ साहब, ये बात तो मैंने माना। ठीक है, ओके। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? खोमचा का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ अगर बेची जाती है तो एक तरह की टोकरी होती है, ठीक है, उसे खोमचा कहा जाता है। ओके। तो वो कहते हैं कि अगर हमने खोमचा ना लगाया होता तो क्या यहाँ पर बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। अब
यहाँ पर कृष्णा सोबती जी ने देखा कि वो खोमचे की बात लेकर बैठ गए हैं, लेकिन कृष्णा सोबती जी कुछ और जानना चाह रही थी उनसे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये खोमचे की बात अगर करेंगे तो बात दूसरी तरफ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने खोमचे वाले दिनों में भटकते हुए जब देखा, उसकी बातों की तरफ जाते हुए देखा नसीरुद्दीन को, तो उन्होंने अपनी बात का रुख मोड़ दिया। यानी कि वो फिर दोबारा से वही क्वेश्चंस नसीरुद्दीन से पूछने लगी। आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? फिर वो कहती हैं, नसीरुद्दीन से पूछती हैं कि आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया है, यानी कि पूर्वज बनाते आ रहे हैं रोटियाँ, ऐसे ख़ानदान का आपने जिक्र किया है। क्या यहाँ और भी नानबाई हैं, या क्या यहाँ पर और भी रोटियाँ बनाने वाले हैं, तरह तरह की रोटियाँ बनाने वाले हैं? मियाँ ने घूरा। नसीरुद्दीन ने उन्हें घूर कर देखा। बहु तेरे पर ख़ानदानी नहीं, यानी बहुत ही है पर ख़ानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? फिर वो क्या कहते हैं कि हाँ, बहुत ही नानबाई हैं, यहाँ पर तरह तरह की रोटियाँ बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन वो लोग ख़ानदानी नहीं हैं। फिर वो कहते हैं कृष्णा सोबती से कि सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात, यानी कि मेरे दिमाग में एक बात आ गई है। हमारे बुज़ुर्गों से, यानी हमारे जो पूर्वज थे, उनसे बादशाह सलामत ने यूँ कहा, यानी कि एक राजा ने कहा, बादशाह ने कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? किसने कहा? बादशाह ने कहा, मियाँ नसीरुद्दीन के पूर्वज से ही। ऐसा मियाँ नसीरुद्दीन कह रहे हैं कृष्णा सोबती जी से। ओके, फिर वो आगे कहते हैं कि उनके पूर्वज ने कहा, हुक्म कीजिए जहाँ पना। किससे कहा? बादशाह से कहा। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। फिर बादशाह सलामत कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पकी हो और ना पानी से बनी हो। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? कृष्णा सोबती जी नसीरुद्दीन से पूछती हैं कि क्या उनसे ऐसी बनी चीज़? तो फिर इस बात को सुनकर नसीरुद्दीन कहते हैं कि क्यों ना बनती साहिब, यानी क्यों नहीं बनती? बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही, यानी कि हमारे पूर्वजों ने वो रोटी बनाई भी और बादशाह सलामत ने खाई और खूब सराही, यानी कि बहुत तारीफ़ की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। फिर कृष्णा सोबती जी मन में सोचती हैं कि लगता है कि हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, यानी कि हमारे आने का मकसद जो है उसमें कुछ ना कुछ बात है, यानी कि उन्हें कुछ जानकारी मिलेगी, उन्हें कुछ जानने को मिलेगा। उन्होंने बेसब्री से पूछा, वो पकवान क्या था, यानी वो जो रेसिपी थी वो क्या थी? कोई ख़ास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। नसीरुद्दीन कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले। तो उन्होंने सोचा कि पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले। बहुत ही बेरुखी से वो कहते हैं, ये हम नहीं बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि ख़ानदानी नानबाई, यानी पूर्वजों, जिनके पूर्वज रोटियां बनाते आए हैं, उनके ख़ानदानी जो नानबाई होते हैं वो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। ओके, कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, यानी कि ये कहावत जब भी बनाई गई हो, हमारे बुज़ुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। यानी कि ये कहावत जब भी, वो कहावत कौन सी है? वो कहावत है कि ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, यानी कि किसी भी तरह की रोटी ख़ानदानी नानबाई बना सकता है। तो जब भी ये कहावत बनाई गई हो, वो कहावत हमारे बुज़ुर्गों यानी नसीरुद्दीन के पूर्वजों के कर्तव्य यानी उनके काम पर ही पूरी उतरती है, पूरी फिट बैठती है। मज़ा लेने के लिए टोका। कृष्णा सोबती जी उनकी बातों से बहुत ज़्यादा मज़ा ले रही थी और वो आगे मज़ा लेने के लिए उन्होंने बीच में ही टोका और कहती हैं कि कहावत ये सच्ची भी है कि। इतना बोलते ही मियाँ ने तरेरा, यानी कि फिर उन्होंने घूर कर देखा कृष्णा सोबती को। और क्या झूठी है? यानी कि क्या आपको क्या लगता है कि ये कहावत सच्ची है
या नहीं है, तो क्या ये झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? यानी आप ही बताइए कि रोटी पकाने में झूठ का क्या काम है? झूठ से रोटी पकेगी, यानी कभी क्या झूठ से रोटी पकती है? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? फिर वो कृष्णा सोबती को कहते हैं कि क्या झूठ से रोटी पकती है या कभी पकती देखी है? रोटी जनाब आँच से पकती है, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। कृष्णा सोबती जी उनकी बातों को सुनती हैं और वो सिर हिलाती हैं हाँ में। फिर वो कहती हैं ठीक फरमाते हैं, यानी आप ठीक कहते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया और इसी बीच नसीरुद्दीन ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वो लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। यहाँ पर लौंडिया कहा गया है लड़की को, ठीक है। तो मियाँ नसीरुद्दीन किसी को देखते हैं और पुकार कर कहते हैं कि मियाँ रहमत इस वक्त किधर जा रहे हो? वो लड़की रुमाली लेने नहीं आई। रुमाली मतलब एक तरह की रोटी, ओके। वो लड़की रुमाली लेने नहीं आई, रोटी लेने नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए, यानी शाम को मंगवा लीजिएगा। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। कृष्णा सोबती जी फिर कहती हैं उनसे कि मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, यानी एक बात और बताने की आपको कष्ट उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, नसीरुद्दीन ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। सो कुछ फुर्ती पा गए थे और बीड़ी सुलगाने के बाद उनमें कुछ ताकत आ गई थी, फुर्ती आ गई थी। पूछिए। अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो ना ले लेवेंगे। फिर वो कहते हैं कि पूछिए, आपको जो कुछ भी पूछना है। बात ही तो पूछेगा, जान तो नहीं लीजिएगा। उसमें भी अब क्या देर, अब उसमें भी क्या देर है। 70 के हो चुके, यानी कि उनकी एज कितनी हो चुकी थी? 70 हो चुकी थी एज। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, फिर जैसे वो खुद से ही कह रहे हो, मियाँ नसीरुद्दीन वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, यानी कि उनके जो फादर थे उनकी डेथ 80 बरस पर हुई थी। क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। फिर वो खुद ही कहते हैं कि क्या पता उन्हें इतना एज मिले या ना मिले, इस इतने टाइम की मोहलत जो समय है मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा। तो उनकी बातों को सुनकर कृष्णा सोबती को कुछ बात समझ में नहीं आई, यानी कि वो क्या कहे इस बात को सुनकर। जब उन्हें लगा कि इस बात पर वो क्या कहे, तो उन्होंने आगे कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। तो कृष्णा सोबती जी आगे कहती हैं कि अभी यही जानना था कि आपके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में, यानी बादशाह के बावर्ची खाने में काम तो किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। फिर वो कहते हैं कि ये बात तो पहले ही हो चुकी है, फिर क्यों आप ये कोई क्वेश्चन फिर दोबारा पूछ रहे हो? तो हो तो चुकी साहिब, पर जानना ये था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुज़ुर्ग काम किया करते थे। कृष्णा सोबती जी कहती हैं नसरुद्दीन से कि बात तो हो चुकी है इस टॉपिक पर, लेकिन जानना ये था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुज़ुर्ग, यानी कि आपके पूर्वज काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? नसरुद्दीन कहते हैं कि क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, यानी कि एक ही बात को आप बार बार कह रहे हैं। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? तो वो कहते हैं कि कह तो दिया कि बादशाह के यहाँ हमारे पूर्वज काम करते थे, तो क्या ये काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे। कृष्णा सोबती जी खिसियानी हंसी हंसती हैं, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। फिर वो कहती हैं कि अगर आप नाम ले लेते तो उसे वक्त से मिला लेते, यानी कि वो वक्त का अंदाज़ा लगा दे लेती कि ये किस पूर्वज की बात कर रही हैं और उस वक्त कौन से बादशाह हुकूमत कर रहे थे, यानी कौन से बादशाह का शासन चल रहा था। वक्त से मिला लेते, खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? इस पर नसीरुद्दीन कहते हैं कृष्णा सोबती से कि वक्त से मिला लेते, बहुत खूब, लेकिन किसे मिलाते आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, और वो हंसे जैसे कि वो कृष्णा सोबती के मजाक उड़ा रहे हों।
कृष्णा सोबती जी का मजाक उड़ा रहे हो। ओके, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक, खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि टाइम से टाइम को किसी ने आज तक मिलाया है, खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह का ही ना, यानी कि दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता। जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना, यानी जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना। जो बादशाह हुआ करते थे, हर एक बादशाह को जहाँ पनाह कहा जाता था, बादशाह सलामत कहा जाता था। तो यहाँ पर नसीरुद्दीन नाम नहीं लेते हैं बादशाह का, सिर्फ वो कहते हैं कि उनका नाम कौन नहीं जानता। जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना, कौन से? बहादुर शाह ज़फ़र की। फिर यहाँ पर कृष्णा सोबती जी पूछती हैं कि कौन से बादशाह? बहादुर शाह ज़फ़र की। फिर वो आगे और किसी और बादशाह का नाम लेना चाहती थी, तो उनके सवाल को सुनकर मियाँ ने खींचकर कहा, उन्होंने खींचकर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, यानी फिर रह कर वही बात आप पूछ रही हैं। लिख लीजिए, बस यही नाम आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है। तो उन्होंने कहा कि लिख लीजिए, अगर आप बहादुर शाह ज़फ़र का नाम ले रही हैं तो लिख ही लीजिए, बस यही नाम आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है, यानी कौन सा बादशाह जिसके नाम आपको चिट्ठी भेजना है। कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है ना, कि किस बादशाह को आपको चिट्ठी भेजना है, कि डाक खाने वालों को सही नाम पता ज़रूरी होना है कि वहाँ तक आपकी चिट्ठी पहुँच जाए, कि आपको ऐसे चिट्ठी भेजना है। ठीक है, इस तरह से नसीरुद्दीन कहते हैं कृष्णा सोबती जी को। हमें बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, यानी कि उनकी तरफ लगातार जब कृष्णा सोबती जी देख रही थी, तो नसीरुद्दीन ने अपनी तरफ लगातार कृष्णा सोबती जी को देखते हुए पाया, तो सिर हिलाकर वो अपने कारीगर से बोले, अपने स्टाफ से बोले, अरे ओ बब्बर मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यानी कि भट्टी सुलगा दो, जो चूल्हा होता है उन्हें सुलगा दो तो काम से निपटे, यानी कि रोटी बनाने का जो काम है उससे निपटे। ये बब्बर मियाँ कौन है साहिब? फिर कहती हैं कृष्णा सोबती जी कि ये बब्बर मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे। तो यहाँ पर नसीरुद्दीन कहते हैं कि बहुत ही रुखाई से वो कहते हैं कि अपने कारीगर ही हैं, अपने स्टाफ ही हैं, और कौन होंगे। मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ का मतलब उनके अंदर जो गुस्सा था वो इरिटेट हो रहे थे। ओके, तो उनके अंदर जो गुस्सा था उसको देखकर, उसके आसार को देखकर, उसे देखकर ये मजमून ना छेड़ने का फ़ैसला किया। ये जो बात है जो वो पूछना चाहती हैं कि क्या आपके बेटे बेटियां भी हैं, तो इस बात को वो नहीं उन्होंने पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उन्हें लगा कि उनके अंदर जो गुस्सा है तो शायद वो अपना गुस्सा ना निकाल दे इस क्वेश्चन को सुनकर। इतना ही कहा, फिर वो सिर्फ इतना ही कहती हैं, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, यानी कि क्या ये आपके स्टूडेंट्स हैं? फिर वो कहते हैं कि खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, यानी कि सिर्फ ये मेरे शागिर्दी ही नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स ही नहीं है, गिन के मजूरी देता हूँ, यानी कि मैं इनको मजदूरी देता हूँ, मैं इनको सैलरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, यानी कि वो जो भी सैलरी अपने शागिर्दों को दे रहे थे, स्टूडेंट्स को दे रहे थे, तो वो गिनवा रहे थे कि 2 रुपये मन आटे की मजदूरी देता हूँ, यानी सैलरी देता हूँ, मजदूरी देता हूँ, और साथ ही 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी भी, यानी कि सैलरी भी उन्हें देता हूँ। ओके, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? कृष्णा सोबती जी ने आगे पूछा कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। कृष्णा सोबती के सवालों को सुनकर उनके उन सवालों पर कोई दिलचस्पी नहीं थी मियाँ नसीरुद्दीन की, लेकिन फिर भी उनसे छुटकारा पाने के लिए कृष्णा सोबती से नसीरुद्दीन बोलते हैं, बाकरखानी, शिरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजिबान, तुनकी। वो तरह तरह के रोटियों के नाम गिनवाने लगे।
फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा। फिर वो अपने आईब्रोज़ को तनकर और घूर कर कृष्ण सोबती की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है महीन, यानी तुनकी एक तरह की रोटी है और वो कहते हैं कि जो तुनकी है वो पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, यानी कि किसी दिन ये तुनकी नाम की जो रोटी है वो आपको ज़रूर खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। कौंध गया का मतलब ऐसा लगा जैसे कि उनके नज़र के सामने कुछ ऐसा दृश्य आ जाना, कुछ ऐसा नज़ारा, कुछ ऐसी सोच आ जाना। ठीक है, तो कृष्ण सोबती जी कहती हैं कि एकाएक यानी अचानक मियाँ नसरुद्दीन के आंखों के आगे कुछ एक सोच उभर कर आ गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। फिर वो एक लंबी सांस भरते हैं और किसी गुमशुदा याद, यानी ऐसी याद जिसे भुला दिया गया हो, ठीक है, तो उस याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने। फिर वो क्या कहते हैं कि उतर गए वो ज़माने जो थे वो चले गए हैं और गए वे कद्रदान, यानी कि तारीफ़ करने वाले, जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे, यानी जो पकाने की कला को और खाना की कद्र करते थे। ठीक है, मियाँ अब क्या रखा है, यानी कि अब क्या रखा है, इस ज़माने में अब क्या रखा है। निकाली तंदूर से निकली और हज़म, यानी तंदूर से रोटियां निकाली और निगली गई, यानी कि उसे खा लिया गया और फिर हज़म हो गया। और पहले ज़माने में क्या था कि लोग तारीफ़ करते थे, रोटियां बनाने की जो कला थी वो जब लोग खाते थे तो वो तारीफ़ करते थे बनाने वाले की। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आई है और समझ में भी आई है। समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। फ़िलहाल के लिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो मैंने कहा है कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसा इसलिए मैंने कहा कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे भी चैनल आगे ग्रो करे और मैं भी एक बड़ी यूट्यूबर बन सकूँ। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।